तो ये रिसर्च मेथड्स साइकोलॉजी में क्या होते हैं, ये समझने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डेटा ला सकते हैं, कोरिलेशन के थ्रू बना सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज कर सकते हैं टू गेट दीज डेटा। तो पहला ऑब्जर्वेशन समझते हैं। एक बार एक 17 साल का बच्चा अपने फादर के साथ ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था और थोड़ी देर में चिल्लाता है कि पापा देखो, पेड़ पीछे जा रहे हैं। सारे लोग जो बोगी में बैठे हुए थे वो अचरज से उसको देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर चिल्लाता है, पापा देखो देखो, बादल पीछे जा रहे हैं। इस बार भी बाकी लोग जो थोड़े से स्तब्ध हो जाते हैं कि यार ये कैसा कर रहा है। तीसरी बार वो फिर चिल्लाता है कि पापा देखो देखो, वहां पर खेती हो रही है और लोग खेती कर रहे हैं। इस बार इनके बाजू में इसके फादर जो है वो बार बार उस बच्चे को देखते, मुस्कुराते और चुप हो जाते। पर बाजू में बैठी जो महिला थी, उन्हें ये चीज रास नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत देर थोड़ा सा स्ट्रगल किया और उसके बाद उसके फादर को धीरे से बोला, भाई साहब, 17 साल का बच्चा है, आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? और फादर कहते हैं कि मैडम अभी जस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ही आ रहा है। बचपन से इसकी आंखें नहीं थी और आज ये पहली बार देख। ये जो देखने की कला है, ये जो देखकर ऑब्जर्व करने की कला है, ये ऑब्जर्व कर कर डेटा कलेक्ट करने की जो कला है, इसे रिसर्च की भाषा में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इस कला के लिए, इस समझ के लिए, इस स्किल के लिए ऑब्वियस सी बात है, वन नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑब्जर्वेशन। और इसीलिए एक्सपर्ट्स आर वेरी मच नीडेड व्हेन यू आर टेकिंग डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन। हम हमेशा से ही अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कर कर ही डेटा कलेक्ट करते आए हैं। हम जो सोचते हैं, जो जानते हैं, वो हमारे ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। कौन हमारे साथ कैसा कर रहा है, किसके क्या रिश्ते हैं, किस तरीके से हमने चीज़ें सीखी हैं, सब ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है और यहीं से किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन का सबसेट हो सकता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। एग्जाम्पल इज फ्रॉम बोनोबो चिंपैंजीज। ये एक प्रजाति है जो जायर और अलग अलग कंट्रीज के फॉरेस्ट में रहती थी। इस चिंपैंजी की प्रजाति में कुछ अजीब सी बात है। ये लोग हमेशा हार्मनी में रहते हैं, बहुत मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी से खास झगड़ा नहीं हो रहा होता है। और इसका रीजन समझ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक प्रिडिक्शन हो सकता है शायद इनका सेक्सुअल बिहेवियर, बिकॉज दे मेट फॉर 20 टाइम्स इन अ डे एंड फीमेल्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिव ऑफ इट। How do scientists know this? You guys did right. That is known as naturalistic observation, observing behaviors when it happens. Case studies. कहा जाता है कि अगर समुद्र की गहराई को समझना है, तो पहले पानी की एक बूंद को समझना हो। It's not about how many people did it. It's about why that one single person did it and what it teaches us about human behavior. फॉर एग्जाम्पल 1848 में फिनिस गेज नाम का एक रेल रोड वर्कर, जिसके सर पर रॉड चली गई, पर वो सरवाइव कर गया। और बाद में धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी बदल गई। पहले वो पोलाइट था, अब रूड हो गया। पहले वो फोकस था, अब इम्पल्सिव हो गया। वन केस, वन मैन। बट इस एक केस ने, किसी के साथ हुई एक दुर्घटना ने न्यूरो साइंस को समझने के लिए एक बहुत बड़ा पिक्चर खोल दिया। और इस एक पर्सन से उस फ्रंटल लोब जिसमें डैमेज हुआ था, उसका हमारे बिहेवियर पर क्या असर होता है और क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो समझने में हेल्प किया। और इस तरीके से हम केस स्टडीज से बहुत डिटेल में जाकर कुछ बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स निकाल कर ला सकते हैं फॉर आवर रिसर्च। एंड देन कम्स सबका फेवरेट, सर्वेज। बहुत आसान होता है सर्वे करना, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। सर्वे वही है जो आप लोगों से क्वेश्चनेयर वगैरह भरवाते रहते हैं घूम-घूम के कि भैया बताओ, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, या तो पहले हम घूम-घूम कर करवाते थे। आज की डेट में आप गूगल फॉर्म्स वगैरह शेयर करते हैं और उससे आप अपनी रिसर्च प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये सारा सर्वे है। सर्वे 2-3 तरीके से हो सकता है। या तो एक रीसेंट ट्रेंड क्या हो रहा है अभी, सोशल मीडिया किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, या एक पर्टिकुलर नया ऐप आया चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, किस तरीके से ह्यूमन कॉग्निशन को फिलहाल के लिए इम्पैक्ट कर रहा है। ये रीसेंट स्टडी हो सकती है। लॉन्गर एसोसिएशन में भी इसकी स्टडी किया जा सकता है कि ओवर लास्ट 50 इयर्स और 100 इयर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाउ इट हैज शेप्ड कॉग्निटिवली टू अ ह्यूमन ब्रेन। सर्विस के साथ कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे डेटा आप बहुत क्विकली कवर कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर अगर मैं कुछ रिसर्च करूँ और डेटा कलेक्ट करना चाहूँ और मैं इसी चैनल पर अगर आपसे माँगूँ, तो आप ज़रूर उस सर्वे का हिस्सा बनना चाहेंगे।
दूसरा एडवांटेज हो सकता है कि आप पब्लिक ओपिनियन बहुत जल्दी ले सकते हैं, जैसे एग्जिट पोल्स होते हैं हमारे चुनाव में। ये तो कुछ एडवांटेजेस हुए, पर एक अच्छा सर्वे करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी तो लगेंगी ना। जैसे अगर हम सैंपलिंग ले रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। आप वेजिटेरियन से नॉन-वेज फूड के बारे में अगर पूछेंगे तो काम नहीं बन पाएगा, राइट? दूसरा, बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि आप सर्वे के शब्दों को कैसे गठित कर रहे हैं। जैसे एक देश में रिसर्च की कि क्या आप ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे? 15% लोगों ने यस बोला। फिर शब्द बदल दिए गए और लिखा गया यू आर ऑलरेडी गोइंग टू डोनेट योर ऑर्गन्स अंटिल यू ऑप्ट आउट एंड 85% converted. This reframing or putting the words in a specific manner changes the entire result of survey. Words have the power to completely shift and mold what we think. भगवत गीता is one of the brilliant examples जहां पर अर्जुन अपनी दुविधा में फंसे हुए थे। कृष्ण के शब्द ही थे जो अर्जुन को वापस उसके कर्मों तक लेकर आए। और इसीलिए शब्दों का सही यूज करना, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे हम कहते हैं, ये प्रॉपर होना बहुत जरूरी है और सर्वेज में ऑब्वियसली इसकी यूज और बढ़ जाती है। सेकंड, कोरिलेशन, द सर्च फॉर रिलेशनशिप। एक बार एक देश में अजीब सी घटना घटी। वहां दो डेटा मिला। पहला, आइसक्रीम की सेल्स बढ़ रही है और दूसरा, लोग डूब बहुत रहे हैं। तो क्या आइसक्रीम लोगों को डुबा रही है? शायद नहीं। इसमें एक तीसरा फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है कि गर्मी बहुत है, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, गर्मी बहुत है, लोग पानी में जा रहे हैं और डूब जा रहे हैं। तो गर्मी जो है इसका मेन कोरिलेटेड फैक्टर है। और भी कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में वेदर दे आर कनेक्टेड और नॉट। लाइक टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ एंड एन इफेक्टिव रिलेशनशिप, मैनेजिंग योर टाइम एंड गेटिंग गुड मार्क्स, मैनेजिंग योर लाइफ एंड मेकिंग अ गुड करियर। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब अगर आपने कोरिलेशन समझ लिया है, तो क्या कोरिलेशन सिर्फ एक तरफ हो सकता है? क्या सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक के बेहतर होने से दूसरा भी बेहतर होगा? ज़रूरी नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है कि एक्स के बढ़ने पर वाई भी बढ़ेगा, एक्स के बढ़ने पर वाई कम होगा, या इनके बीच में तीसरा एक कोरिलेशनल फैक्टर हो सकता है। तो इसे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अगर साथ में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, अगर साथ में नहीं बढ़ रहा है और उल्टा जा रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। पर इस कोरिलेशनल मेथड के डेंजर्स भी तो हो सकते हैं। जैसे पीपल ऑफन जंप टू कंक्लूजन। एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, जीन जैकस रोसो, ये लिखते हैं दैट चाइल्डहुड हैज इट्स ओन वे ऑफ सीइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, एंड नथिंग इज मोर फुलिश देन टू ट्राई टू सब्स्टिट्यूट अर्स ऑफ देयर। उनके जीवन में घुसने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा बेवकूफी वाली कोई चीज नहीं हो सकती। तो रसो के रिसर्च से ये बात साबित होती है कि आप बच्चे के दिमाग को फ्लैश कार्ड्स और सिखा सिखा के और पढ़ा पढ़ा के और प्रेशर डाल के उसको चेंज तो कर लोगे, बट उस चेंज का दूसरा हिस्सा जहां पर बोर्डम उस बच्चे को फ्रीडम देता था टू बी क्रिएटिव, आप वो मिस करते। बच्चा हर कोचिंग क्लास चला जाएगा, हर स्किल सीख लेगा, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, हर उस जगह कॉम्पीट कर लेगा जहाँ पर उसे कंपटीशन में शायद जाना भी नहीं था, बट क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए जाना पड़ रहा है। और इसीलिए किसी महान फिलोसोफर ने यह भी कहा है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा बनी, जहाँ है वो वहीं के मजे ले लो। और शायद हो सकता है कि इनिशियली इतना स्ट्रगल कर लेने के बाद लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में उस बच्चे को जीवन इतना मजा ना आए, क्योंकि उसने सारी मजे की चीजें तो पहले ही कर ली ना। और उस मजे की चीजों में भी अब उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, वो फेलियर, वो थकान उस चीज को लेकर भी बसी हुई है। और इसीलिए जंपिंग टू कंक्लूजन्स कैन बी डेंजर फॉर दीज को रिलेशनल मेथड्स, कि अगर बच्चे को बचपन में बहुत सारी स्किल सिखा देंगे तो उसका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। अब आते हैं साइंस के मेथड पे, द एक्सपेरिमेंटल मेथड। सिस्टमेटिक इंटरवेंशन से क्या हम चीजों को सही तरीके से समझ सकते हैं? तो मान लेते हैं एक रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या ज्यादा सोने से मेमोरी का रिटेंशन बढ़ता है? तो इसके लिए रिसर्चर्स क्या करेंगे, दो सेट ऑफ बच्चों को बुलाएंगे, सेम एज ग्रुप के, सेम माहौल के, या अलग अलग जगह के, जैसा उनको रिसर्च करनी है। न्यूज़पेपर्स में ऐड देंगे, वहां से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग जगह से बच्चों को बुलाया जाएगा, उन्हें एक जगह रखा जाएगा और उसके बाद उनसे बोला जाएगा, कुछ बच्चों को अलग किया जाएगा, उनको बोला जाएगा बेटा तुम अगले 5-7 दिन, 10 दिन जो है वो लगातार एक फिक्स टाइम पर सो, फिक्स टाइम पर उठो और 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। दूसरे सेट ऑफ बच्चों को बोला जाएगा कि तुम्हारी मर्जी है, कम सोना है, ज़्यादा सोना है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला सोने के लिए, तुम्हारी मर्जी। 1 हफ्ते ये करने के बाद इन बच्चों को वापस बुलाया जाएगा और इनको एक मेमोरी टेस्ट इनका लिया जाएगा। जब ये किया गया
तो पता ये चला कि जो ग्रुप ए था, जो बाकायदा 8 घंटे सो रहा था, उनकी मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बेहतर थी। तो मतलब इस रिसर्च से ये बोला जा सकता है कि अगर आपने प्रॉपर स्लीप लिया है, तो आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर काम करेगा और इसीलिए बोला जाता है कि रात 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। रात को 11 बजे के आस-पास शरीर जो है वो मेलाटोनिन रिलीज़ करता है, जो आपके सोने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से एक 3 घंटे की डीप स्लीप होती है 11 बजे से 2 बजे तक। और इस डीप स्लीप के बाद एक फेज़ पीरियड आता है जिसको आरईएम स्लीप बोलते हैं, जिसमें हम सपने देख पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग अब डीप स्लीप से बाहर आ चुका है बट पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो इसके बीच में दिमाग में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं, वो हमें सपने के रूप में दिखता है। सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसा बताया हमें सपने के बारे में। तो ये बोला जा सकता है कि ज़्यादा सोने से या कम सोने से मेमोरी पर असर पड़ता है। तो इस तरीके से जहाँ कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे स्लीप कि भैया ये आपका है, आप अपने हिसाब से कर लो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल की स्लीप की वजह से किस चीज़ में चेंज आ सकता है? मेमोरी में चेंज आता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? स्लीप हो गया और इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, उसे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बोला जाएगा। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या चेंजेस आते हैं और इसे बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से और फाइनलाइज़ किया जाता है। पर इस एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला, रैंडम पार्टिसिपेशन ऑफ इवेंट। दूसरा, कंफाउंडिंग ऑफ वेरिएबल्स। ये ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं सामने वाले बच्चे से बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या डेटा उसको दे रहा हूँ। इसे बोलते हैं कंफाउंडिंग ऑफ वेरिएबल्स और इसीलिए कई सारे रिसर्चर्स में ये कंट्रोल से इसको भी बाहर कर दिया जाता है कि जो रिसर्चर्स हैं और जो सैंपल्स हैं, इनके बीच में जितना कम से कम डिस्कशंस हो पाए, उतना ज़्यादा बेहतर है। वरना आपका इनपुट भी तो मेरे थॉट को चेंज कर सकता है, राइट? कि अगर मैंने आपको पहले बता दिया है कि भैया देखो ऐसा है कि हम यही चेक कर रहे हैं कि तुम्हारे सोने के बाद कितना स्लीप आ रहा है और अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, तो तुम शायद जानबूझकर ना सो। हो सकता है, कॉग्निटिव है ना? बिहेवियरल हो सकता है क्योंकि आप बचपन से यही करते आए हो कि अगर किसी ने कोई काम बोला है तो आप करते नहीं हो और यहाँ पर भी आपको बोला गया है इसलिए आप कर नहीं रहे हो, बिहेवियरल इशू हो सकता है। तो ये बहुत सारे इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए कंफाउंडिंग ऑफ वेरिएबल्स को समझना और उसको सँभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से हम साइकोलॉजिकल रिसर्च कर कर डेटा कलेक्ट करते हैं। पर ये डेटा कलेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ एथिकल इश्यूज़ से भी तो गुज़रना पड़ेगा। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन एपीए ने मिलकर बनाए हैं। जैसे डिसेप्शन, रिसर्च विथ एनिमल्स, क्वालिटेटिव मेथड्स, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। जैसे डिसेप्शन, धोखा देना, बताना कुछ, करना कुछ। आपकी मम्मी करती हैं आपके साथ। ये डिसेप्शन है कि बताया कुछ और जाता है कि जैसे मम्मी ने बोला कि यार एक काम करना जाके धनिया ले आ। जैसे ही आप बोले कि ठीक है धनिया ही तो लाना है निकल जाते हैं। थोड़ा-सा आप निकलने के लिए बोले तो काम कर थोड़े से दूर में चल जा वहाँ से शक्कर भी ले आना। राइट? ये होता है डिसेप्शन। तो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च में नहीं करना है। फिर रिसर्च विथ एनिमल्स आता है। जानवरों के साथ रिसर्च इस तरीके का नहीं करना है जहाँ पर बहुत क्रूरता दिखाई जाए। हो सकता है कि कुछ जगह पर आपको जानवरों पे रिसर्च जैसे पिग्स पर किया जाता है या मेंढकों पर किया जाता है। ये किया जा सकता है बट अगेन विथ प्रॉपर कंसेंट। ऑब्वियस सी बात है कि इंसान वाले एनिमल पे रिसर्च जो है इस तरीके का नहीं करना है जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स और इस तरीके का दिया जाए, बिना किसी कंसर्न के या बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के। तीसरी एथिक्स आती है क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ जो रिसर्चर है, वही रिसर्च की प्रोसेस का अहम हिस्सा हो जाता है। ये लोग शब्दों से, पिक्चर्स से, आर्टिफैक्ट से और अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग से डेटा कलेक्ट करते हैं। एक क्वालिटेटिव रिसर्चर जो होता है वो सीक्वेंस और फ्लो ऑफ इवेंट्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से सामने प्रेजेंट करता है ताकि आप खुद अपना मतलब निकाल पाएं, जैसे एक अच्छा टीचर करता है। एक अच्छा रिसर्चर क्यों का जवाब नहीं देता, इसकी जगह वो सवाल रखता है क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ये क्यों का जवाब नहीं देता है क्योंकि क्यों ही तो खोजना है। स्टार्ट विद व्हाई, साइमन सिनेक की बहुत खूबसूरत किताब है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को केस स्टडीज, इंटरव्यूज और अदर प्रैक्टिसेस से भी निकाला जा सकता है। ये अगेन उसी तरीके का है जिस तरीके से अगर जावेद अख्तर कोई किताब लिखते हैं और कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति कोई किताब लिखता है, उसमें क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। और इस डेटा कलेक्शन प्रोसेस को हम क्वालिटेटिव मेथड्स बोलते हैं। And this is where we come to end of this season. Psychology, a science and perspective. Psychology is not just a subject, it's a life skill. And if you have liked this series, click on that like button, share this with your friends, and help India grow psychologically. Have a clarity.